हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन 1, अ बेबी बॉय इज बॉर्न आफ्टर सी सेक्शन ऑफ 3 किलोग्राम वेट विथ अपगार स्कोर is 9 out of 10. What you will take being on duty medical assistant? सी सेक्शन के बाद 3 किलोग्राम वजन वाले एक बच्चे का जन्म होता है जिसका अपगार स्कोर 10 में से 9 है। ड्यूटी नर्स के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए, कट दी अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन बी, सक्शन ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रल्स। ऑप्शन सी, गिव टू मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन डी, गिव बाथ। कुछ सेकंड का आपके लिए समय है, अपना उत्तर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिव टू मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। माँ को स्तनपान के लिए देना है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सी सेक्शन हुआ है एक महिला की, तो तुरंत उसको स्तनपान के लिए बेबी को दिया जा सकता है। जन्म देने के बाद जितनी जल्दी हो सके स्तनपान शुरू करें। यदि माँ को सीजेरियन सेक्शन हुआ है और उसे 3 दिनों तक दूध नहीं आया है तो सबसे प्रभावी उपायों में से एक है जल्द से जल्द स्तनपान कराना। एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थेटिक के साथ एक महिला अभी भी होश में रह सकती है और जन्म देने के तुरंत बाद स्तनपान करा सकती है। अब इसमें एक और ऑप्शन है, एक इसमें जो पॉइंट है वो है अपगार स्कोर के संबंध में। तो इसमें देखेंगे अपगार स्कोर क्या होता है। The Apgar score is a test given to newborn soon after birth. This test checks a baby's heart rate, muscle tone, and other signs to see if extra medical care or emergency care is needed. Babies usually get the test twice, 1 minute after the birth and again 5 minutes after they are born. इस चार्ट के माध्यम से कुछ बातें और समझेंगे अपगार स्कोर के बारे में। देखिए अपगार स्कोर APGAR से मिलकर बना है, जिसको डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने सजेस्ट किया था। और इसमें जन्म के तुरंत बाद बच्चे की हेल्थ किस प्रकार है इसके लिए एक नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, जिनका अधिकतम स्कोर 10 होता है। 5 इसमें साइन लिखे होते हैं, 5 साइन होते हैं जिसका हर एक का मार्क्स 2 होते हैं। ए फॉर अपीयरेंस मीन्स स्किन कलर कैसा है। यदि नॉर्मल है, पूरी बॉडी पिंक है तो 2 नंबर मिल देंगे। और नॉर्मल एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटी, यदि उसके हाथ पैर नॉर्मल नहीं है, कलर उनका कुछ फेड है तो 1 नंबर देंगे। और यदि साइनोटिक कलर है, नीला कलर है बच्चे का, तो 0 अंक देंगे। दूसरे नंबर पर आती है पल्स। यदि 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो 2 अंक मिलेंगे। 100 बीट्स पर मिनट से कम होने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और पल्स अब्सेंट होने पर 0 दिया जाएगा। ग्राइनेस मीन्स रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, जैसे कि स्नीज, कफ और बिगरस क्राई यदि बच्चा कर रहा है, तेज तेज रो रहा है, तो उसको 2 अंक देंगे। और यदि उससे हल्का कम रिफ्लेक्स कर रहा है तो 1 अंक देंगे। और यदि बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो 0 अंक मिलेगा। एक्टिविटी में मसल टोन देखेंगे, यदि बच्चा एक्टिव है तो 2 अंक मिलेंगे। आर्म्स और लेग्स फ्लैश्ड हैं तो 1 अंक मिलेगा, और यदि ये नहीं है तो 0 अंक मिलेगा। आर फॉर रेस्पिरेशंस होते हैं, यदि अच्छा है तो 2 अंक मिलेंगे। गैस्पिंग इरेगुलर है तो 1 अंक दिया जाएगा, और एब्सेंट है तो 0 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार ये अपगार स्कोर सजेस्ट किया गया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार से। इससे किसी भी जो न्यूनेट्स है उसके बारे में, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में इसमें पता चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द आइडियल BMI ऑफ ए पर्सन इज 14 to 19, 20 to 25, 26 to 29, 30 to 35। जो एक आदर्श BMI होता है एक पर्सन का, वो कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 to 25। यहाँ पर इस इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं कि यदि BMI 18 से कम हो
तो ये अंडरवेट होगा, और 18 से 24.9 हो तो नॉर्मल कहलाएगा। ओवरवेट में 25 से 30 के बीच में हो तो ओवरवेट होगा, और अवेस कहलाएगा, मीन्स फैटी कहलाएगा जब 30 से 35 के बीच में हो, और 35 से एबव माना जाएगा कि ये एक्सट्रीमली अवेस है। ऐसे व्यक्ति पर अत्यधिक फैट, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक फैटी माना जाएगा। इसका जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का, जैसे कभी कभी बीएमआई निकालने के लिए एक कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो बीएमआई इज इक्वल टू होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ पर्सन इन मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करना है मीटर स्क्वायर, हाइट में मीटर में हाइट लेना है, और वेट केजी में लेना है। इस प्रकार से आइडियल एक बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एक आइडियल बीएमआई होती है 20 से 25 के बीच में, उससे कम हो तो ये व्यक्ति अंडरवेट कहलाएगा, और ज़्यादा हो तो ओवरवेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम स्कोर इन ग्लासगो कॉमा स्केल इज। ग्लासगो कॉमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर क्या होता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 15 होता है। ग्लासगो कॉमा स्केल, जिसको शॉर्ट में जीसीएस स्केल कहते हैं, ये किसी भी व्यक्ति में चोट के बाद, खासकर ब्रेन की चोट के बाद, चेतना का स्तर या कॉन्शियसनेस का पता लगाने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 15। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें 3 रिस्पॉन्सेस लिए जाते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। यदि व्यक्ति आंख खोल करके स्वतः आंख खोले है तो उसके आधार पर, और नहीं खोले है तो उसके आधार पर जो अंक मिलेंगे वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसकी आवाज वाणी में के हिसाब से भी अंक मिलते हैं, 5 से 1, 5 एक में मैक्सिमम होता है, 1 मिनिमम होता है। यदि उसके हाथ पैर प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो यदि किसी के बोलने से वह अपना कमांड देते हैं तो 6 अंक मिलेंगे, और यदि नहीं देते हैं तो 1 अंक मिलेंगे। जीसीएस में जो माइल्ड माना जाएगा 13 से 15 का स्कोर है, मॉडरेट 9 से 12 है, और ये सीवियर माना जाता है 3 to 8 है। ये कॉमा की स्थिति होती है। ये जो ग्लासगो कॉमा स्केल होता है एक ऐसा स्कोर होता है जिसके बाद कॉन्शियसनेस का मेजर पता चलाते हैं। It does that by giving numbered scores for how awake you are, your level of awareness and how you respond to basic instructions. ग्लासगो कॉमा स्केल एक नैदानिक माप है जिसका उपयोग मस्तिष्क की चोट के बाद किसी व्यक्ति की चेतना के स्तर को मजबूती से मापने के लिए किया जाता है। जीसीएस किसी व्यक्ति की आंखों की गतिविधियों को करने, बोलने और अपने शरीर को हिलाने की क्षमता के आधार पर उसका आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द बेस्ट पोजीशन ऑफ अ मदर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की फर्स्ट स्टेज में जो मदर को पोजीशन देनी चाहिए, सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए नी चेस्ट, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी लिथोटॉमी, ऑप्शन डी लेटरल, लेफ्ट लेटरल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल होता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि फर्स्ट स्टेज में लेबर की मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, सुपाइन क्यों नहीं देते हैं? ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, या और भी पोजीशन क्यों नहीं देते हैं? तो देखते हैं कि ये मदर है, इसमें यहाँ पर ये फीटस रहता है। यदि मदर को सीधा लिटा दिया जाएगा तो इसमें इंफीरियर वेना केवा होती है, ये यूट्रस उसको कंप्रेस करेगा जिससे कि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट में वो कम हो जाएगी। इसलिए मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाते हैं जिससे कि हार्ट में जाने वाली जो इंफीरियर वेना केवा होती है उसमें कंप्रेशन ना हो और ब्लड सप्लाई माँ के हृदय में अच्छी तरह से बनी रहे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर कंजम्पशन? VLDL, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL। कौन सा कोलेस्ट्रॉल
कंजम्पशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा HDL, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। यह कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। HDL stands for high density lipoproteins. It is sometimes called the good cholesterol because it carries cholesterol from other parts of your body back to your liver. इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको कलेक्ट करके लीवर में पहुंचाता है, एंड लीवर देन रिमूव्स द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी। और ये लीवर में गया हुआ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये लीवर उसको बॉडी से बाहर करने का कार्य करता है। LDL मीन्स होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ हम लोगों को इसका लेवल भी दिया गया है। जैसे यदि एक जो नॉर्मल लेवल है पहले तो वो देख लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का टोटल कोलेस्ट्रॉल अंडर 200 के नीचे होना चाहिए, तो ये हेल्दी हार्ट है, हेल्दी हार्ट माना जाएगा। यदि LDL 100 के नीचे होना चाहिए और HDL का लेवल 60 एंड उससे अबव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात जो 200 और जिसमें 100 ये और 60 ये। अब जो मॉडरेट कंडीशन मानी जाती है, रिस्क की कंडीशन मानी जाती है, उसमें जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के बीच में हो जाए, LDL 100 से 159 हो जाए और HDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है रिस्क में पहुंच गया। और डेंजरस लेवल माना जाता है जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 और या उससे ज़्यादा हो जाए, LDL 160 या उससे ऊपर हो जाए, HDL मेल में 40 से ऊपर हो जाए और फीमेल में 50 से ऊपर हो जाए, तो ये डेंजरस लेवल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रग कॉमनली यूज टू मैनेज द कार्डियक एरिथमियाज इज सेफेक्सोन, डिगॉक्सिन, वेंटोलिन, मेटफॉर्मिन। इसमें सारे ऑप्शंस में जो ड्रग है जो कार्डियक एरिथमिया के लिए मैनेजमेंट के लिए सबसे अधिक यूज की जाती है वो होती है डिगॉक्सिन, और ये मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है डिगॉक्सिन। ये 0.25 mg में यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में दिया गया है। ये लेनॉक्सिन के नाम से आती है मार्केट में। तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। डिगॉक्सिन belongs to the class of medicine called digitalis glycoside. It is used to improve the strength and efficiency of the heart or to control the rate and rhythm of the heartbeat. तो ये रिदम और रेट को कंट्रोल करती है हार्टबीट की। This leads to better blood circulation and reduces swelling of the hands and ankles in patient with heart problems. और ऐसे पेशेंट, ऐसे हृदय के पेशेंट, हृदय के रोगी जिनके हाथों में, जिनके टखनों में सूजन हो, उनकी ये स्वेलिंग को भी कम करने का कार्य करती है। अब इसमें जो हार्ट एरिथमियाज होते हैं उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ हार्ट एरिथमिया इज एन इर्रेगुलर हार्ट बीट। अ हार्ट एरिथमिया अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट टेल द हार्ट टू बीट डोंट वर्क प्रॉपरली। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अच्छी तरह कार्य नहीं करते तो उससे हार्ट एरिथमिया प्रोड्यूस हो सकती है। और हार्ट एरिथमिया का मतलब है कि हार्ट टू फास्ट भी हो सकता है और टू स्लो भी हो सकता है। अब इसमें जो टाइप्स दिए गए हैं, दो प्रकार की एरिथमिया मेनली होती है, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया में जब हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से अधिक हो जाए तो टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, और ब्रेडीकार्डिया मीन्स जब हार्ट बीट 60 से कम हो जाए तो ये ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट, पल्स रेट 127 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 90/56 with cold extremities. The nurse understands that the patient is at risk of which type of shock? Option 1 neurogenic, hypovolemic, spinal, cardiogenic. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा। यहाँ पर एक ऐसा पेशेंट जिसका जो पल्स रेट है वो 127 है, बीपी 90/56 है, एंड तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का हाइपोवॉलेमिक शॉक है, क्योंकि हाइपोवॉलेमिक शॉक एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ब्लड या जो भी फ्लूइड्स है
उनकी बहुत अधिक लॉस हो जाता है, जिसके कारण हार्ट में पर्याप्त मात्रा में, जो हार्ट होता है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप करने के लिए अनेबल हो जाता है बॉडी में, और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो एक रोड एक्सीडेंट का दिया गया है। और ये जो मेनली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, इसमें अधिक तेज सांस चलती है, व्यक्ति भ्रमित महसूस करता है, बहुत अधिक पसीना आता है। यह जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है मेनली बॉडी में फ्लूइड के तेजी से कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी एक कंट्रा इंडिकेशन कौन सा है? ऑप्शन 1 डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिक्रीज्ड एक्टिवेशन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट। तो जो कंट्रा इंडिकेशन होता है लीवर बायोप्सी का, उससे कंट्रा इंडिकेशन होता है वो होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। इसमें जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम हो जाता है ये इंक्रीज हो जाता है लीवर बायोप्सी के कंट्राडिक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट इज। ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लड प्रेशर व्यक्ति का जो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg होता है। जब ये 120/120 से 80 माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। ये यहाँ पर 40 एक नॉर्मल पल्स प्रेशर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। 1 साल से कम वर्ष के बच्चों में इंट्रामस्कुलर देने का जो सबसे अच्छा साइट होता है, सबसे अच्छी जगह होती है, वो होती है ऑप्शन 1 डॉर्सोग्लूटियल वेस्टस लैटरलिस वेंट्रोग्लूटियल डेल्टॉइड साइट। करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट जो जगह होती है, सबसे उपयुक्त जगह होती है, वो होती है वेस्टस लिटरेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी। यहाँ पर एक ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, तो इसका किस सर्जरी में उपयोग करते हैं आपको ये बताना है। कुछ सेकंड का आप टाइम लीजिए, सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, और पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, थायरोडेक्टोमी, एब्डोमिनल सर्जरी, थायरोक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 थायरोडेक्टोमी। थायराइड की जो सर्जरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का रिट्रैक्टर होता है जिसका उपयोग थायराइड गले में लगाते हैं और उसको एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा थायरोडॉक्टोमी, और इसको कहते हैं जॉल सेल रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मास्क दिया गया है। तो इस मास्क के बारे में आपको बताना है कि ये किस प्रकार का मास्क है। तो चलिए ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जो आंसर है, आंसर मिटा दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नेबुलाइजेशन मास्क है, सिंपल फेशियल मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क है, या बेंचुरी मास्क है। तो ये आपको 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का मास्क, यहाँ पर जो दिया गया है ये मास्क, ये किस प्रकार का मास्क है, आपको इसमें बताना है। तो ये एक प्रकार का नॉन रीब्रीदर मास्क होता है, और नॉन रीब्रीदर मास्क एक ऐसा मास्क होता है जिसका उपयोग ऑक्सीजन को हाई कंसंट्रेशन में डिलीवर करने के लिए करते हैं। यह इमरजेंसी सिचुएशन में उस समय किया जाता है जब पेशेंट को ऑक्सीजन क्विकली चाहिए हो, अधिक मात्रा में चाहिए हो। उस कंडीशन में ये नॉन रीब्रीदर मास्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, when serum bilirubin level rises on 3rd and 4th day after birth of the baby due to insufficient hepatic function is known as option 1 pathological jaundice, obstructive jaundice, physiological jaundice, viral hepatitis। एक डिलीवरी के बाद एक बेबी हुआ है जिसका जो बिलीरुबिन लेवल है वो तीसरे और चौथे दिन बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के हम जांडिस को क्या बोलेंगे। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि जो जब भी बॉडी में
सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो ये पीलिया की कंडीशन या जॉन्डिस की कंडीशन मानी जाती है। और इसमें जब ये फिजियोलॉजिकल पीलिया इसका आंसर होगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तब होता है जब बिलीरुबिन बॉडी से पर्याप्त मात्रा में तेजी से बाहर नहीं निकल पाता है और बॉडी में इकट्ठा होने लगता है किसी भी प्रकार के इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन, तो लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। इस कारण बॉडी से सीरम बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है और इसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस।